तो चलिए फिर यहाँ पे जो है MCQ है हिंदी और इंग्लिश, ओके, दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन सा सेशन होगा। और बिल्कुल मैं एक यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज में समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगी बहुत ही गजब तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पे है, हाउ आर चिल्ड्रन व्यूड इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। प्रगतिशील जो शिक्षा होती है इसमें स्टूडेंट्स को किस तरह से देखते हैं। मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम होना चाहिए, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। तो एक जो क्लास होती है प्रगतिशील शिक्षा का मीन्स होता है जिसमें कि संपूर्ण बालकों का संपूर्ण यहाँ पे विकास किया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है उसके हर एक क्षेत्र का। मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, देन यहाँ पे उसके हर एक फील्ड का डेवलप किया जाता है। सो उसे हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाएगा। क्या हम बच्चों को बिल्कुल एक मासूम आश्रित के रूप में देखेंगे? तो भई हमें बच्चों को इतना भी मासूम नहीं समझना है, ओके, या फिर हम बच्चों पर ही आश्रित हो जाएंगे, नहीं, ठीक है, ये इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग। देखो केवल तो आपको भी पता है कि ये जो केवल वर्ड है ना, यह आपका सीटेट का क्या है, आपका ये सीटेट का भैया ये आपका निगेटिव टैग वर्ड से। कैसा टैग वर्ड से? निगेटिव टैग वर्ड से। तो ऑप्शन में अगर केवल वर्ड्स आएगा तो वो तो हमारा वैसे ही रॉन्ग होगा। कमजोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, तो क्या हम प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक कमज़ोर यहाँ पे बालक समझेंगे कि हाँ ये जो बालक होते हैं भाई कमज़ोर हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, हम ही सिखाते हैं इन्हें सब कुछ? तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं समझना है। ओके, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ठीक है, सही यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। देखो एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखना चाहिए, तो टीचर्स को यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ज्ञानवर्धक, भाई जो बालक होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव सक्रिय रूप से होके वो सीखते हैं। अगर आप उन्हें उसी तरह से यहाँ पे सही, ठीक है, ज्ञान के रूप में सही तरीके से ढालोगे, सिखाओगे, तो बच्चा जो भी आप उसे सिखाओगे ना एकदम तुरंत सीख लेता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, जो भी आप सिखाओगे उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है और पॉइंट्स यहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्टेड करेगा। देन यहाँ पे आपसे पूछेगा भी कि हाँ ये जो आपने बताया सर इसका क्या मतलब है, अलग अलग आप इसके मीनिंग बताएंगे तो शब्दों की काफ़ी जो है उसमें उजागर, ठीक है, काफ़ी डेवलप भी होगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीटेट में हमें भाई बच्चे को भगवान मान के चलना है, ठीक है। अगर हम उसे गलत बोलेंगे ना तो समझो कि सीटेट हमारा फेल हो जाएगा हमसे। बच्चे को बिल्कुल भगवान मान के चलिए। टीचर्स को तो भले ही आप थोड़ा बहुत कह भी सकते हैं, बच्चे को तो भैया कुछ नहीं कहना, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन चूज करना है बच्चे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, फीडबैक इन द क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स व्हेन। तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, यह वर्ष के अंत में परीक्षा और परीक्षा पर केंद्रित है। तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब कब होती है। देखो अगर हम यहाँ पे सभी ऑप्शंस को बताएं तो यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी में, देखो क्या आप एक अच्छे टीचर्स होके यहाँ पे बच्चों में तुलना क्रिएट करेंगे आपस में कि हाँ भाई यहाँ पे जो है राम है, श्याम है, सीता, गीता, रीना, वीता, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। तो क्या आप अपने ही बच्चों में तुलना क्रिएट करेंगे? क्या आप ये कहेंगे नहीं राम जो है श्याम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं सीता जो है रीता से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ ये अच्छे मार्क्स लेके आइए। तो भैया आप तो अपने ही क्लास के बच्चों के साथ में तुलना कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो आप कहाँ के अच्छे टीचर्स हुए? इसलिए ये सही नहीं होगा तुलना करना। फिर यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह वर्ष के अंत में और परीक्षण और परीक्षा पर ही केंद्रित, बस लास्ट में है। अब देखो यहाँ पे मानो कि टीचर्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट से, मानो हिंदी है पढ़ा रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे, फर्स्ट टू 5 जो है यहाँ पे फर्स्ट टू 5 वाले या फिर आपके जो है 6 to 8 वाले, फिर 1 to 5 वाले, है ना। तो मानो यहाँ पे जो है क्लास फर्स्ट को या फिर चलो क्लास 4 को जो है पढ़ा रहे हैं टीचर्स।
तो यहाँ पे जो है वो एक सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर है, पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे एक ही बार में सारी चीज़ें सीख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा भी होता है कि बच्चे कभी कभी समस्या में भी उलझ जाते हैं और भाई उलझ ही जाते हैं, है ना। एक बारी में बच्चों को समझ नहीं आता, बहुत कम होता है जो बच्चे एक बारी में ही सीख लेता है, ठीक है। तो बस अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप बताओगे नहीं, बस यहाँ पे कह दोगे कि नहीं लास्ट में ही बताएंगे, या फिर 6 महीने बाद बताएंगे, 1 महीने बाद बताएंगे, 6 घंटे बाद बताएंगे। भाड़ में जाए, क्यों बताए 6 घंटे बाद, क्यों बताए 6 महीने में। अरे भाई गतिविधि तो अब करा रहे हैं, पढ़ा तो आप लोग अब रहे हैं, तो अभी कराओ ना, जस्ट अभी जब शिक्षण गतिविधि चल रही है तभी तुरंत यहाँ पे बताइए, हमें समझाइए, है ना। और तब भी हमें देखो सीखने की गतिविधि के दौरान भी और उसके पश्चात भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो नहीं भाई हमें नहीं बताएंगे टीचर्स लोग, क्लास में बताएंगे जब हमारी परीक्षा भी हो जाएगी, 1 साल हमें गुजर जाएगा, तब बताएंगे कि हाँ उसका वो मतलब था। तभी तो बताना होता है जब हम यहाँ पे तब सिखा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं बच्चों को, उसी टाइम पढ़ा रहे हैं, तो तभी तो हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे जस्ट, और बाद में भी हम करेंगे। सो सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, और भैया अभिकथन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण। अभिकथन है किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। सही बात है, अभिकथन ना बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि किशोर अवस्था यहाँ पर है आपकी, ये हो जाएगी 12 + 18, 12 से 18 एज की जो है आपकी यहाँ पे होगी किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, है ना। जब आप 12 से 18 साल के बीच के होते हैं तो ये जो आपकी अवस्था है किशोर अवस्था है, और इसके दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप जो स्त्री, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, इनमें बहुत ही परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। देखो इस वक्त ना जो लड़की होती है वो भी बड़ा जो है यहाँ पे बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉयज़ भी भाई बड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा जो है कहा जाता है लड़कियों को कि तुम्हें जो है इस तरह नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। कभी कभी कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि भाई किसी गांव में या फिर सिटी में या फिर किसी समाज में, है ना, स्पेशली जो है गांव में आस पड़ोस में क्या कहते हैं, अगर किसी की लड़की अच्छे से यहाँ पे जो है बढ़िया उसने कपड़े पहने हुए कहीं जा रही है ना, थोड़ा स्टाइल से में, तो पता पड़ोसन क्या कहेगी, हाँ भाई फलाने की लड़की बहुत ज़्यादा स्टाइल में थी, वो तो हाँ वो तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे उसके बारे में। और अगर लड़का है, लड़का कहीं कैसे भी मस्त ठंडा होके जा रहा है, कुछ भी, है ना, पटी हुई पैंट पहन रखी है, कोई मतलब नहीं, किसी को कैसे भी जाए उसे कोई नहीं कहेगा, लेकिन लड़कियों को 100 बातें बताएगा समाज। तो यही चीज़ें उनके प्रति काफ़ी परंपराएं बढ़ जाती है, लड़की है फिर लड़का है ना। तो उन सब का जो है यहाँ पर जो परंपरा है उन सब की पालन करने के लिए एक दबाव भी बढ़ जाता है बच्चों पर। ये अक्सर होता है, भले ही आप कितने भी एजुकेटेड हो जाए। जो किताबों में कहता नहीं कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करो, लेकिन ये चीज़ें कम होने वाली नहीं है ना। मैंने ऐसा देखा है कि जो एजुकेटेड भी है, पढ़े लिखे भी है, वो सबसे ज़्यादा करते हैं जेंडर रूढ़िवादिता कि हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं तो लड़का हूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, यही करेंगी वो करेंगी, इस तरह से होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बात है। आप खुद ही देखो, आप खुद एक लड़की हैं, आप खुद देखो यहाँ पर जो भी मेरी बहन, मेरी सिस्टर, ओके, मेरी प्यारी फ्रेंड्स यहाँ पे देख रही है, तो आप खुद ही देखो कि आप पर दबाव पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ता है, सबके साथ होता है। कारण है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। सही विकल्प चुनिए। तो जेंडर और जो जेंडर भूमिकाएं होती है ना, वो जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से की जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से की जाती है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं, भैया जब किसी भी यहाँ पर बालक का जन्म होता है उसके बाद में यहाँ पर एक समाज ने, संस्कृति ने ही यह चीज़ फॉलो की है कि हाँ यहाँ पर, है ना, लिंग के आधार पर कि ये लड़की है और ये लड़का है। ये चीज़ यहाँ पे हेरिडिटी नहीं तय करती, ये चीज़ समाज और हमारी संस्कृति ने तय किया हुआ है, समझे। तो इसलिए यहाँ पे देखो, ईश्वर के लिए सभी बंदे एक समान होते हैं। ईश्वर नहीं कहता कि हाँ लड़की यही करेगी, लड़का यही वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के प्रति सभी जो मनुष्य हैं समान है भाई। यहाँ तो समाज और संस्कृति यही जो है अपनी परंपराओं में बढ़िया से दबा देते हैं सभी को, ओके। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। इसलिए हमारा थर्ड यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है।
सुनीता एक लड़की है और वह जो है 12 वर्षीय लड़की है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता जो है रखती है और उसके माता पिता दोनों ही क्या है, निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। सुनीता एक लड़की है और वह 12 साल की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसकी जो रुचि है ना वो सिंगिंग में है, संगीत सिंगिंग में। उसके जो पेरेंट्स हैं सुनीता के, दोनों ही निपुण गायक हैं। देखो वो भी गायक है, उसके पेरेंट्स भी ऑलरेडी से गायक हैं और यहाँ पे जो उनकी लड़की है सुनीता, उसे भी बहुत ही शौक है सिंगिंग करने का, संगीत का। क्या बात है। और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। उसके पेरेंट्स, आपने देखा होगा ना कि अगर किसी को सिंगर बनना होता है तो वह प्रैक्टिस करता है ना, और अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पे जो है गायकों के पास जो बड़े बड़े होते हैं तो उनके पास में भेजता है अलग से उन्हें प्रशिक्षण करने के लिए कक्षा में। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। वृद्धि और परिपक्वता है, पोषण अनुशासन है, अनुवांशिकता और वातावरण है, लैंगिक पहचान और अनुवांशिकता संरचना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बाय द वे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी ऐसा देखने को मिल जाता है अक्सर कि मानो किसी के पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, मम्मी भी और पापा भी, किसी की मम्मा भी किसी के फादर भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी जो संतान होती है ना भाई, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। ये आपकी हेरिडिटी है। ओके। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये नहीं कह सकते कि हाँ 99% चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पेरेंट्स कितने भी अव्वल और कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन भाई कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि जो संतान होती है वह आपकी थोड़ा डिले हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ना माइंड से। तो ऐसा भी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ऐसा होता ही है कि अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छे सुंदर है, तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। ओके। तो ये भाई हेरिडिटी का असर है। क्यों असर है? क्योंकि सुनीता के पेरेंट्स जो है वो भी गायक है, सिंगर है, और सुनीता में भी रुचि है सिंगर बनने की, सिंगर की साइड। तो ये एक अनुवांशिकता हेरिडिटी एक गुण हुआ। और जब वह बाहर जाके और प्रशिक्षण लेगी, जब बाहर जाके और वो यहाँ पे प्रशिक्षण करेगी कक्षा में, अदर क्लासेस लेगी, सीखेगी, आवाज़ को बेस्ट बनाएगी, है ना, बेहतर, तो वो क्या है, वातावरण। फिर वह अपने वातावरण में ढल के सीखेगी चीज़ों को, समझे कि नहीं। यानी कि यहाँ पे अनुवांशिकता और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये है यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट। ओके। सो चलिए नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन देखो। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए उत्पत्ति मूलक कारक है, पर्यायवर्णी कारक है, मानव जाति कारक है, या फिर वंशानुगत कारक है। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर्स क्या होगा भाई, हमें यह जो है बताना है। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण होती है, तो विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए। तो यह है आपका क्या, एक पर्यायवर्णीय कारक है। संवेदनशील अवधि वह, देखो जो हमारी स्टेजेस होती है, जैसा भाई एक बालक का जन्म होता है, फिर उसके बाद में शैशवावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, वृद्धावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो यह सभी क्या है, वो उसका एक इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। अब जैसा बालक का जन्म होता है तो फिर वह अपने पर्यावरण के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में तो ढलता है, बढ़ता है, फलता है, पालन पोषण होता है उसका, रहन सहन करता है, खाता पीता है, और जिस धर्म में हुआ है उसी धर्म में, जैसे जहाँ पे जिस क्षेत्र में पैदा हुआ है उस क्षेत्र की बोली, है ना, सारी चीज़ें वहीं कनेक्टेड होती है। तो सभी जो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है किसका, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का फ़र्क पड़ता है। ओके। कभी हमारा जो विकास होता है काफ़ी ग्रो होता है, कभी ऐसा होता है कम होता है। इस माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है किस पर डिपेंड करती है, हमारे पर्यावरण पर डिपेंड करती है, हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। जैसा जिसको पर्यावरण यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सो बच्चा वैसा ही बनता है। अब एक तो गाँव का रहने वाला है, एक दिल्ली का शहर का बढ़िया रहने वाला है, तो गाँव के रहने वाला बच्चा और एक दिल्ली का या फिर बढ़िया शहर सिटी का और कोई सी भी, है ना, बच्चा है, तो दोनों का कंपेरिजन कीजिए, दोनों बहुत डिफरेंट हो गए, क्योंकि वो गांव की तरह वेशभूषा में यहाँ पर पला बड़ा है और वो सिटी की तरह पला बड़ा है, तो दोनों में हुआ कि नहीं डिफरेंस। तो क्या चीज़ होगी, संवेदनशील अवधि, यह है हमारी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, तो पर्यावरण कारक होगा। समझ आया ना। चलो आगे है नेक्स्ट। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो।
विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि समालोचनात्मक चिंतन ये क्या होता है। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए। भैया जो समालोचनात्मक जो चिंतन होता है यह इसे हम कहते हैं अब सारे चिंतन भी से हम कह सकते हैं। और इसमें जो है मानव ओपन माइंडेड बच्चा जो होता है ओपन माइंडेड मुक्त रूप से उत्तर देता है भिन्न भिन्न डिफरेंट तरीके से। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, चलो आप मेरा ही उदाहरण लीजिए। मेरा उदाहरण क्या कि जो शिवानी मैम है यूट्यूब पे जो पढ़ाती है वह कैसा पढ़ाती है। शिवानी मैम जो है यूट्यूब पे कैसा पढ़ाती है, तो जो भी भाई देखते हैं क्लासेस वो बताएंगे। क्या क्या बताएगा आप मेरे बारे में, बुरा कहोगे अच्छा कहोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा पढ़ाती है वैसा पढ़ाती है, हाँ ये वो बहुत सारी बातें आपने मेरे बारे में बता दी, मुक्त उत्तर दे दिए। अच्छा पढ़ाती है नहीं, बहुत बुरा पढ़ाती है, कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ओके कोई बात नहीं, कह सकते हो, ठीक है। तो भैया जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आंसर हो सकते हैं वहीं क्या है समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जिस एक जो है क्वेश्चन के काफ़ी सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जल का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, है ना, जल संरक्षण हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ हमें जल का उपयोग इस तरह करना चाहिए, हमें उतना नहीं करना चाहिए, इस तरह से वो, है ना। तो सारी चीज़ें हम बहुत डिफरेंट चीज़ें बताएंगे अलग अलग। तो वही समालोचनात्मक चिंतन होता है। तो उसमें हम एक ही सवाल थोड़ा ही ना पूछेंगे केवल, तो वैसे भी गलत हो गया। और हतोत्साहित नहीं करेंगे बच्चों को। हतोत्साहित जो शब्द है ये भी निगेटिव टैग वर्ड से, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें, तो ऐसे सवालों से क्या रही बचो, ये चीज़ भी गलत है भाई। ऐसे सवालों से क्यों बचो, ऐसे सवाल तो कराने चाहिए बच्चों को जिसमें बालकों का चिंतन यहाँ पर ग्रो हो। ओके सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं क्या हो शामिल हो। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें ऐसे सवाल जिसमें निष्कर्ष शामिल हो। अब देखो मैंने यहाँ पे पूछा ना कि शिवानी मैम कैसा पढ़ाती है, एक निष्कर्ष है। आप बताओगे अलग अलग अपने अलग अलग मेरे बारे में बताएंगे, या फिर आप व्याख्याएं जिसमें व्याख्याएं शामिल हो गए, है ना। तो यह है क्या होती है समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए टीचर्स को इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए बच्चों से। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है, देखो स्क्रीन पर 7 क्वेश्चन है। एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भाषाई बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड, ये है आपका क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का। किसका है, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड। भाई जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, इन्होंने थ्योरी दी है बहुबुद्धि सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, इन्होंने वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। ये क्या कहते हैं कि हर एक जो बालक होता है, बालक है, मनुष्य है, बड़ा बंदा कोई भी है, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं होती, डिफरेंट बहुत टाइप्स की बुद्धि होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। ये नहीं कह सकते हम कि हाँ बस वो एक ही फील्ड में ग्रो कर पाएगा, बस वो एजुकेशन के फील्ड में पढ़ाई करके ही ग्रो कर पाएगा। नहीं भैया, उसकी रुचि लैंग्वेज, भाषाई बुद्धिमत्ता, बोलने में काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकता है। अब आप जो न्यूज़ देखते हैं ना, न्यूज़ में जो बोलते हैं न्यूज़ वाले, है ना, तो कैसे भाई बकर बोलते रहते कि हाँ उस शहर में ऐसे 2 मौत हो गई, ये हो गया, फलाना ढिमकाना। तो कितनी बेस्ट है वो। हम लोग क्यों नहीं चले जाए, आप लोग क्यों ना चले जाए वहाँ पे, आप लोग क्यों ना न्यूज़ मेकर बन जाए यहाँ पे, क्योंकि भाई हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो उसके अंदर है। यानी कि उसके अंदर लैंग्वेज बुद्धिमत्ता है, क्या बोलने का एक तरीका है, बोलने का एक जो है नज़रिया है, बोलने में काफ़ी अव्वल है ना। आपने देखा होगा कितनी फास्ट बोलते हैं भाई वो, है ना, बोलते हैं कि नहीं। चलो इस तरह से तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है। तो यहाँ पे देखो एक टीचर से खुद से पूछती है, एक टीचर है, एक शिक्षिका है, वो खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को
पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण में स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो तो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करिए। देखो पर्यावरण से बात हुई है आप मुझे बताइए पर्यावरण किस में होगा? पर्यावरण भाषा लैंग्वेज की तरफ थोड़ा ही ना जाएगा, या फिर यहाँ पर अंतः व्यक्ति की साइड भी नहीं जाएगा, फिजिकल की तरफ भी नहीं, ज़्यादा जाएगा आपका प्रकृति की साइड। जाएगा कि नहीं जाएगा? प्राकृतिक जाएगा कि नहीं जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। देखो कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे कि किसी को प्रकृति से बहुत ही लगाव होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होती है पर्यावरण की। ऐसे भाई जो ये खोज होते हैं आपकी छोटी छोटी कि हाँ ये जो यहाँ पे हाथी है, ये जो शेर है, जो मक्खी है, मधुमक्खी है, ये सभी पर्यावरणीय तो आपकी खोजबीन है कि हाँ वो कैसी है, उसमें जो है उनके कितने टांगे हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें ये नेचुरली तो है। तो कुछ बंदे होते हैं कि नहीं होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं बड़े बड़े, है ना, देखो तो उनमें होती है आपकी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, उन्हें कितनी इंटेलिजेंट होती है जो है नेचुरल चीज़ों से, और कितना उन्हें लगाव भी होता है, और भाई कितने वो जो है इसकी तरफ अव्वल भी होते हैं। और अब देखो हम क्यों ना किसी की खोज कर दे हमारे सामने, चलो हमारे सामने जो है यहाँ पे मानो कि यहाँ पे कोई मक्खी है या फिर जो है मच्छर है, बताओ हम उसमें कुछ देख सकते हैं ना? कुछ नहीं देख सकते, हमें छोटा सा दिखाई देगा बस, है ना। लेकिन जिसे प्रकृति से लगाओ हुई सारी चीज़ें, सब फूल फ्लावर सारी चीज़ें, तो उनमें ताक झाँक करना कि हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं है इसमें, तो समझो कि उसमें क्या है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है। तो जिसे प्रकृति की चीज़ों से काफ़ी लगाव होता है तो वो आपकी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर होगा। अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता ये होता है आपका पर्सनल। इसमें होता है कि जब हम खुद अपनी आत्मा, अंतः आत्मा को जानने में पूरे अव्वल होते हैं, हमें पता है कि हाँ मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, अपनी पूरी जो है व्यवहारिक चीज़ों के अंदर से भी, है ना, अपनी हर एक चीज़ को जानती हूँ, अपने आत्मा, अंतः आत्मा, मुझे पता है कि मैं कैसे ग्रो होंगी कैसे नहीं होंगी, सारी चीज़ें मुझे पता होता है। ये चीज़ होती है अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता। एक शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता होती है आपकी, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे सेकंड होगा। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था इसलिए ये है आपका हिंदी में ही है, इंग्लिश वाला नहीं आया था इधर। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र के अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को, देखो स्थिर दृष्टिकोण कह रहे हैं, या फिर यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा को, विश्वास को दर्शाता है, या फिर यह स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा को, बाहरी अभिप्रेरणा इतनी बेस्ट नहीं होती है हमारे लिए, बाहरी अभिप्रेरणा सबसे बेस्ट होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। अब इन दो ऑप्शन में से हमें चूज करना है हमारा आंसर कौन सा होगा। ओके यहाँ पे देखो, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। अब आपका क्या टारगेट है कि यहाँ पे जुलाई के जो आपके सीटेट के फॉर्म होंगे वह आपके निकलेंगे, तो मुझे वो फिलअप करना होगा। आप बहुत ही मोटिवेट है, बढ़िया, आंतरिक रूप से आपको कोई दूसरा बंदा फोर्स नहीं करेगा। देखो अभी तक नोटिफिकेशन आए भी नहीं और आप लोग क्लासेस देखना स्टार्ट कर दे, क्यों? क्योंकि आप मेहनत करना चाहते हैं, आप मेहनती हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। आपको पता है कि नोटिफिकेशन कब भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटेट की तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन चाहे जुलाई की बजाय दिसंबर में आए, लेकिन हमें तो भाई इस बार का जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा बस उसमें एग्जाम देना है, बैठना है, क्लियर करना है। तो आप देखो पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे महारत हासिल करने के लक्ष्य की निर्धारित और अग्रसर है। तो बताओ क्या आपको आपके पेरेंट्स ने कहा या दोस्त ने? दोस्त तो वैसे भी कोई नहीं चाहता, भले ही आप कितने पक्के दोस्त क्यों ना हो, लेकिन दोस्त भी आपस में दुश्मन होता है एक दूसरे का। भले ही वह आपके सामने कुछ और हो, लेकिन पता क्या सोचता है? ये सोचता है कि भाई ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। ऐसा होता है अक्सर, बिल्कुल होता है। ओके तो कोई नहीं फोर्स करता, सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा, अंतः आत्मा, हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं करने के लिए कि हाँ भाई मुझे सीटेट की क्लासेस अभी से देख लेनी चाहिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के मैं यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कंटिन्यू करता रहूँ। ओके तो ये स्थिर दृष्टिकोण नहीं होगा, स्थिर होता है एक जो है यहाँ पर सीमित स्वरूप। क्या आप बस सीमित स्वरूप में ही बढ़ोतरी कर पाएंगे? नहीं, आप जो है देखो प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, आप जो है अपनी बुक से भी पढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने किसी स्टूडेंट्स ने तो ऑनलाइन कोर्स भी खरीदा हुआ, कोई तो यहाँ पे कोचिंग में भी जाते होंगे। तो बहुत सारी अगड़म तगड़म चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं, सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं।
तो यही क्या है, एक वृद्धिशील दृष्टिकोण बढ़ी हुई और आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है कि भाई जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होगा, कभी भी हो, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, भले ही नोटिफिकेशन कभी भी आए। तो आप तभी तो महारत हासिल करने के लिए अपने दृष्टिकोण, अपने लक्ष्य को तभी तो आप अग्रसर कर पाएंगे जब आप मेहनती होंगे और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे खुद। ओके, चलो नेक्स्ट, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सकें। छात्र को समस्या स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो रमा, देखो रमा यहाँ पर एक टीचर है, रमा एक टीचर है यहाँ पे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को फॉलो करती है। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। ओके, तो यहाँ पे रमा जो एक टीचर से वह वाइगोत्स्की सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। तो कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है ना। वहीं यहाँ पे चीज़ हो रही है पार्ट स्कैफोल्डिंग वाली। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कार्य जो है बच्चे की क्षमता से थोड़ा अप दे देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो भाई इजी वर्क तो हम देते ही हैं, कंटिन्यू करता रहता है, तो कुछ ऐसा भी बच्चे को कार्य दे जाए जिसमें थोड़ी सी उलझन हो और ज़्यादा चिंतन करेंगे बच्चा, है ना। तो फिर कभी कभी हम चुनौतीपूर्ण वाले चिंतन वाले क्वेश्चन देते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छा ग्रो हो बच्चे का माइंड। अगर हम सिंपली देते रहेंगे तो फिर बच्चा कैसे चिंतन करेगा, उसे समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो जब हम इस तरह के अगर हम उसे थोड़ा बढ़ के यहाँ पे, है ना, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे उसे देंगे करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसे थोड़ी उलझन भी होगी कि नहीं, थोड़ी समस्याएं भी होगी, थोड़ा चिंतन भी करेगा, माइंड भी अच्छा और ग्रो होगा बेस्ट तरीके से। तो इस माध्यम से यहाँ पर जो है कहना होगा कि छात्र के साथ में समस्या पर काम करें और फिर समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। और जब समूह में आप यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को समूह में पढ़ाएंगे और कहेंगे कि खुद आप एक्टिविटीज़ कीजिए समूह में, और अगर आपके सामने कोई समस्या है तो सुलझाने की कोशिश कीजिए। मानो 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे, जितने बच्चे हैं बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब अपनी अपनी प्रक्रिया बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा या ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इससे जो है आप सभी बच्चे एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करेंगे अपने दिमाग में, है ना, और आप अंतःक्रिया के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखेंगे। और बाकी टीचर्स लोग तो है, अगर कोई ज़्यादा समस्या हो रही है तो टीचर्स आपको पार्ट स्कैफोल्डिंग देंगे यहाँ पे, यानी कि संकेत देंगे हल्का फुल्का, तब आप अपनी मंजिल को पार कर सकते हैं। इसलिए 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा भी डालता है। तो सही विकल्प चूज करें, अभिकथन और कारण। अभिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर अभिकथन कहता है टीचर्स को, देखो स्पेशली सही बात है, एक टीचर्स को क्लास में स्टूडेंट्स के साथ में चर्चा, क्वेश्चन पूछना, आपस में सहयोग, ठीक है, करना चाहिए। तो इसके लिए प्रोत्साहित होना चाहिए और बच्चों से निरंतर क्वेश्चन भी पुटअप करने चाहिए, पूछने चाहिए, अच्छी बातचीत करनी चाहिए, बढ़िया व्यवहार होना चाहिए, है ना। यहाँ पे टीचर्स का और स्टूडेंट्स का एकदम बढ़िया व्यवहार होना चाहिए, मित्रता का, इस तरह से। तो ये बात बिल्कुल पॉइंट से सही है, अभिकथन यहाँ पर। अब कारण देखिए तो ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय नहीं, जो नॉलेज होती है क्या वो हमारे लिए एक निष्क्रिय है, क्या वो निगेटिविटी डालती है? नहीं भैया। तो ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सक्रिय होता है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। और सामूहिक गतिविधि में जब हम सीखते हैं तो वो अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता ही नहीं, बाधा नहीं डालता, बल्कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। तो बाधा नहीं डालता, बल्कि हमें वह क्या देता है, यहाँ पर एक सुझाव देता है। तो बाधा थोड़ा नहीं डालता है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। जब
हम यहाँ पे समूह में चीज़ों को सीखते हैं, समूह में हम नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो क्या वो हमारे बीच में यहाँ पर सीखना बाधा डालेगा? नहीं। जब हम समूह में सीखेंगे तो बाधा नहीं डालेगा, बल्कि हमारी विचारों की उत्पत्ति होगी और तर्क वितर्क हम करने के लिए और परिपक्व होंगे और अच्छा डेवलप होगा हमारे माइंड का, और यहाँ पर वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, वो एक्टिविटी बेहतरीन होगी, उससे हमें नॉलेज भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो ये निष्क्रिय वर्ड आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है, और भाई बाधा डालना ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। इसलिए ये कथन तो आपका, देखो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, कि भाई ए ऑप्शन तो सही है लेकिन आर यहाँ पे क्या है? गलत है। नेक्स्ट, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास में, मनोसामाजिक विकास में, भावनात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में। भावनाएं भाई इमोशंस होते हैं और पर्सनैलिटी है और सोशल रिलेशनशिप है। तो भावनाएं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, और वही समाज की बात हुई है तो मनोसामाजिक विकास हो जाएगा यहाँ पे। देखो समाज, इमोशंस, हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और सामाजिक संबंध। अब देखो आप अपने समाज में रहते हैं, अलग अलग आप लोगों का सबका धर्म है, अलग अलग आस पड़ोस समाज आपका एक भाई सबका होता है ना। आप लोग अपने समाज में रहते हैं, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप जो है शहर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप रहते तो हैं अपने समाज में, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो आप जैसे जैसे समाज चलता है ना, जो भी करता है, जो भी आप अगर हिंदू है तो आपके जो फेस्टिवल्स है तो जिस तरीके से भी मनाए जाते हैं, आप ऐसा जानते हैं कि देखो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग क्षेत्र है, और अलग अलग क्षेत्र में सब अपने अपने थ्रू कार्य करते हैं। सबका पहनावा अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, खान पीन अलग होता है, और फेस्टिवल मनाने का तरीका भी अलग होता है, सबका अपना अपना होता है कि नहीं होता है? तो यही चीज़ें, तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो सामाजिक रिलेशन है, तो हम उसमें उनके साथ में हम यहाँ पर ढलने की कोशिश करते हैं, ढलते भी हो, उनमें अनुकूलन होते हैं। तो इसलिए मनोसामाजिक विकास बेस्ट यहाँ पे होगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन है भैया ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित है, अनुकूलित है, विभेदित है, फिर मानकीकृत है। अगर हम बात करें मानकीकृत की, तो मानकीकृत जो है आपका ये सीटेट का नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको याद रखें। अगर ये सीटेट में मानकीकृत आपको आता है ऑप्शन में किसी भी, तो इसे तो आप पहले ही कट कर दें, इसलिए ये तो हमारा कट ही हो गया। अब 4 वाला कट हो गया, तो इसमें 4 है, ये भी कट हो गया, इसमें 4 है ये। अब बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन, अब देखते हैं इनमें कौन सा राइट है। तो सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित। अब देखो भैया छात्रों के विविध समूह को, यहाँ पे विविध समूह की बात कर रहे हैं, विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप में उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन। अब एक क्लास है, एक कक्षा है, ऐसे ठीक एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। तो ये जो है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं। इन सबका रहन सहन अलग है, सबके पेरेंट्स अलग है, सब देखने में अलग है, सबका गांव भी अलग है, सबका धर्म भी अलग है, सबका सोचने की क्षमता, कैपेसिटी, सारी चीज़ें अलग हैं, और सबकी पर्सनैलिटी भी अलग है, सबके बोलने का तरीका, लैंग्वेज, भाषाएं, सारी चीज़ें अलग हैं। तो भैया स्कूल्स में बहुत अलग अलग डिफरेंट बच्चे आते हैं, विविध रूप के, और हम इन सभी विविधता, सभी बच्चों की व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा प्रोवाइड करानी होती है। तो अब इस माध्यम से हम बालक को कैसे शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे? तो बेस्ट होगा इसमें क्या, सुविचारित होने चाहिए भाई, उनके विचारों को एक यहाँ पर जुड़ाव देना चाहिए आपको सभी बच्चों की, और सभी बच्चों की भाषा, उनकी मातृभाषा को भी आपको ध्यान में रखकर, ठीक है, तभी यहाँ पे जो है उन्हें चीज़ें सिखाने, और एक अनुकूलन बनाना चाहिए टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स के प्रति, एक अनुकूलन होना चाहिए उनमें। ओके, और विभेदित, यस, विविधता को तो ध्यान ही रखेंगे, विभेदित को ध्यान रखते हुए तो यहाँ पर हम उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, शिक्षण एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों चीज़ें करेक्ट है। अब इतने सारे बच्चे हैं तो विभेदित तो है ही, व्यक्ति विभिन्नता है, विविधता है सभी बच्चों में, और उनमें हम अनुकूलित उन्हें कैसे करें, टीचर्स को भी सभी बच्चों को भी आपस में, और एक सुविचारित होने चाहिए बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट देखो, अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है।
स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, सही विकल्प चुने। तो स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो सीखना आपका उत्पाद नहीं है। सीखना जो होता है ना, सीखना यह आपका उत्पाद नहीं है। सीखना ये नहीं होता कि यह एक आपका उत्पाद है, जबरन आपको सीखना है या फिर कोई जबरन सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद है। तो उत्पाद नहीं है सीखना, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। और सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक होता है। तो क्या आप बिल्कुल क्रम से ही सीखते हैं? बताओ, नहीं ना, क्रम से थोड़ा ही सीखते हैं, और क्रम से कभी चीज़ें हमें याद भी नहीं होती। तो भैया सीखना पक्के तौर पर क्रम से कहाँ हुआ? आप क्रम से तो मानो कि मैंने ये क्रम से पढ़ लिया और ये मुझे लंबे टाइम तक याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार हमें इनका दोहराना होता है, दोहराव करना होता है, इन्हें रिपीटेड करना होता है। तो सीखना क्या क्रम से होता है? नहीं, सीखना क्रम से नहीं होता है। यहाँ पर आप जो सीखते हैं, सीखने का एक क्षेत्र व्यापक होता है। आप किसी भी माध्यम से कैसे भी सीख सकते हैं, जैसा आपका मन है। आप हंसी मजाक में सीख सकते हैं, आप रो के सीख सकते हैं, आप बोल कर सीख सकते हैं, आप चुप बैठ के सीख सकते हैं, आप कैसे भी सीख सकते हैं। तो ये नहीं कि हाँ इसका एक क्रम होता है, सीखने का एक क्रम नहीं होता। ठीक है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है और आप इसे भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। कैसे? कहीं आप अपने समाज में भी सीखते हैं, आप अपने घर पे भी सीखते हैं, आप अपने घर की जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ भी सीखते हैं, आप अपने दोस्तों में भी सीखते हैं, आप अपने आस पड़ोस में भी सीखते हैं, अपने विद्यालय में भी सीखते हैं। आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे गलत सीखे या फिर आप सही सीखें, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते अवश्य हैं। इसलिए सीखना पक्के तौर पर, क्या रे पक्के तौर पर सीखना क्रम से ही होता है, ऐसा कुछ। अगर क्रम से होता है ना, तो हम क्रम से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ें लर्न होते। हम इतने बड़े हैं, आप मुझे बताओ, आप मुझे 18 का टेबल सुना के दिखाओ, मुझसे खुद नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि हम चीज़ें भूल गए। हाँ, वैसे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता देंगे, लेकिन चीज़ें अभी भी याद नहीं रहती ना, समझे। तो अभी हम भाई तब से हम स्टार्टिंग से हम क्रम से सीखे अगर आ रहे हैं, तो हमें पिछली चीज़ें सारी याद क्यों नहीं है? याद होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें दोनों ही चीज़ें गलत है, और सीखना उत्पाद नहीं होता हमारा। चलो 14 क्वेश्चन, इसलिए वहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी था कि कथन ए और आर दोनों ही क्या है, हमारे रॉन्ग है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, देखो वाइगोत्स्की जो है ये है भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जो बालक होता है पहले भाषा सीखता है, फिर बाद में जो है उसमें विचार उत्पन्न होते हैं। यहीं पर एक बहुत ही जाने माने बेहतरीन हमारे जो है मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं विचार को, कि नहीं पहले बालक में विचार उत्पन्न होते हैं, बाद में बालक भाषा का यूज़ करता है। तो दोनों क्या है, यहाँ पे अपोजिट है। इसलिए क्वेश्चन भी बनता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार और जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध को बताइए। तो अगर इस तरह का संबंध वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर बताइए कि वाइगोत्स्की जो है भाषा को विचार से पहले रखते हैं, और जो जीन पियाजे हैं यह विचार को भाषा से पहले महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या एक संबंध है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। देखो, विचार के बिना भाषा नहीं और भाषा के बिना विचार नहीं। आप कुछ भी बोलेंगे तो विचार तो उत्पन्न करेंगे ही, और आप अगर विचार उत्पन्न करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप बोलेंगे ही। बताओ है कि नहीं दोनों? अब भाई कोई हमारे सामने है, वो हमसे कुछ सवाल कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो बिना यहाँ पर भाषा का हम यूज़ किए, है ना, तो कैसे विचार उत्पन्न होंगे, और बिना विचार उत्पन्न किए हम कैसे उसे बोलेंगे। वो हमसे कुछ पूछ रहा है तो उस पर हम तर्क वितर्क चिंतन विचार करेंगे, सोचेंगे, है ना, और फिर हम क्या भाषा का यूज़ करेंगे। समझे कि नहीं? तो इसलिए दोनों क्या है, हमारे लिए संबंधित है। तो दोनों ही एक दूसरे यहाँ पे जो है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, दोनों ही। इसलिए 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित युग्म बताना है। मानदंड, संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारष्ट। देखो मानदंड ऑप्शन में से भी आपका निगेटिव है। मानदंड किसी भी ऑप्शन में दिखे उसे कट कर दो। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है, मानदंड दिखे तो कट कर दीजिए।
रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन भी आपका क्या है, निगेटिविटी है, और पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। तो जो योगात्मक मूल्यांकन है ये भी हमारा निगेटिव हुई, ठीक है, वर्ड्स होगा। और रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित नहीं करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या सीख सकते हैं, बल्कि रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है यहाँ पे जो आपका असेसमेंट होता है, आकलन, हम इसलिए नहीं करते कि बाद में क्या सीखे अब क्या सीखें, ये नहीं होता। असेसमेंट का मीन्स होता है कि जब शिक्षण गतिविधि चल रही है उस दौरान बालक कैसे किस माध्यम से सीख रहे हैं उसकी प्रतिपुष्टि करना होता है। तो यहाँ पे सही कथन होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन जो सेकंड है यह है भैया आपका सही कथन। क्यों होगा? क्योंकि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की क्या करता है, ये तुलना करता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सही आंसर ऑप्शन सेकंड, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना। अब आप बताओ, यहाँ पे बहुत सारे क्लास में बच्चे होते हैं, जब परीक्षा होती है देन सभी स्टूडेंट्स एक साथ में थोड़ा है ना कि एक ही मार्क्स लेके आएंगे, एक ही अंक लेके आएंगे, सब डिफरेंट सम के अंक होते हैं। तो उसके आधार पर फिर यह तुलना होती है बच्चों में कि हाँ इन बालकों में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसे ए ग्रेड दी जाएगी, किसे बी ग्रेड मिलेगी, किसे सी ग्रेड मिलेगी। और कुछ ऐसे होते हैं कि बेचारे फेल ही हो जाते हैं, है ना, कुछ तो ऐसे भी महारत होते हैं। तो समझे ना। तो भाई यहाँ पर ये जो है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड होगा। अब आप ये मत कहना कि तुलना तो जो शब्द है वो यहाँ पे निगेटिव में आएगा, नहीं, हमें क्वेश्चंस का भी जो है यहाँ पे एक ऑप्शंस का भी हमें, ठीक है, ध्यान रखना है ये किस तरह से ऑप्शंस दिया हुआ है। यह मानक संदर्भित मूल्यांकन की बात कर रहा है। जैसा कि जो है 1 ईयर के बाद में परीक्षा होती है, देन उसके बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है, फिर जब वो आता है रिजल्ट, तो तब पता चलता है कि हाँ भैया किस बच्चे ने कितने ज़्यादा हैं, किसके कितने ज़्यादा हैं। अब आप सीटेट में देखो, लाखों बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, डालेंगे, लेकिन उनमें से सभी पास नहीं होंगे। तो वही कारण है। फिर लास्ट में जब आप सीटेट के एग्ज़ाम दे दोगे और आपका जब यहाँ पे जो है रिजल्ट आएगा, तो फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन करेगा आप लोगों का कि आप लोगों के बीच में किस तरह डिफरेंस है। कुछ बच्चे फेल भी होंगे, कुछ फर्स्ट ग्रेड भी लाएंगे जो कि यहाँ पे 100+ मार्क्स लेके आएंगे, कुछ 145 भी नंबर लेके आएंगे, और कुछ महारत ऐसे भी होंगे जो 50 नंबर तक ही रहेंगे। ओके, इसलिए सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। चलो 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए, और लास्ट में वही क्वेरी है, लाइक एंड शेयर एंड नोटिफिकेशन तभी आपके सामने आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो भैया अगर सेशन अच्छा लगा है, यहाँ पे बढ़िया मस्त इंटरेस्ट आया है ना, तो सभी मेरे प्यारे बहन भाई अच्छे दोस्त हमारे, तो यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देन तभी आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ भाई, शेयर भी कर सकते हैं आसपास में, और भी यहाँ पे आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, रिलेशंस में होंगे जो भी, ओके, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं सेशन को, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको PDF चाहिए तो ये नंबर है 7505890761, इस पर आप मुझे मैसेज करें, या तो मैं आपको यहाँ पे जो है ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगी, कंटिन्यू में PDF डालूँगी यहाँ पे सारी, ओके, और विद आंसर आपको, और साथ ही साथ में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर अब हम देते हैं अपनी वाणी को विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।